हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो क्राइम होता है उसके बाद में जस्टिस किया जाता है और कैसे किसी भी क्रिमिनल को पनिश किया जाता है। ठीक है, और इसके बीच का जो भी प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसने कोई क्राइम किया है, उसके बाद में पुलिस होती है, वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है और सारा प्रोसेस करती है, और फिर जो कोर्ट होता है, ठीक है, तो कोर्ट जो होता है उसको सज़ा सुनाता है। इसके बीच की जो सारी प्रोसीजर होती है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, सबसे पहला क्रिमिनल जस्टिस कि जो भी क्रिमिनल है उसको जस्टिस यानी न्याय दिलाना या जैसे किसी को दंड देना है ना, पनिश करना। तो ये प्रोसेस क्या होती है? इज ए सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट्स डायरेक्टेड एट अपहोल्डिंग सोशल कंट्रोल। तो ये जो भी क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, उसको जस्टिस करना मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करके और उसके साथ जस्टिस करना। इससे क्या होता है? सोशल कंट्रोल बना रहता है, डेटरिंग एंड मिटिगेशन क्राइम्स की जो क्राइम्स फैलते हैं उसके ऊपर, एंड स्नैक्टिंग दोज वो वायलेंट लॉज विथ क्रिमिनल पेनल्टीज एंड रिहेबिलिशंस एफोर्ट। ठीक है, तो जो लोग इस तरह की इंसिडेंट करते हैं, वायलेंस करते हैं और जो लॉ होते हैं उनको नहीं मानते हैं, कानून को पालना नहीं करते हैं, तो उन लोगों को फिर किस तरह से पनिश किया जाता है, किस तरह से पेनल्टी ली जाती है, रिहेबिलिटीज़ की जाती है उनके साथ, है ना, किस तरह का बिहेव किया जाता है, ये सारा का सारा क्रिमिनल जस्टिस के अंदर आता है। ये कि कोई पर्सन है, जैसे कोई थीफ है, कोई चोर है, तो वो चोरी करता है, उसके बाद में किस तरह का जजमेंट होता है। देर आर 4 पीपुल, ठीक है, 4 जो लोग होते हैं ना, वो प्ले ए की रोल इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जो भी क्राइम करने वाला है उसके साथ में जो भी जस्टिस का सिस्टम होता है पूरा, तो उसके अंदर 4 जो मेन मेन मतलब पर्सन होते हैं, ठीक है, मेन की रोल होता है उनका। जैसे कि सबसे पहले होता है पुलिस, उसके बाद में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थर्ड नंबर पे डिफेंस लॉयर और फोर्थ नंबर पे जज। ठीक है, हम एक बार समझते हैं पुलिस। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन होता है, चोरी करता है, ठीक है, या कोई वायलेंट कर रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो पुलिस आती है, ठीक है। फिर पुलिस जो होती है ना, उसको पकड़ के ले जाती है, अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो डिफेंस लॉयर मतलब जिस पर्सन को गिरफ्तार किया है, जिस पर्सन को पुलिस पकड़ के ली है, तो ये उनका लॉयर होता है। और इनको जजमेंट देने के लिए जज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ ए क्राइम हैज़ टू गिवन ए फेयर ट्रायल। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि कोई भी जो इंडिविजुअल चार्ज है, मतलब किसी भी क्राइम को करने के मतलब कोई क्राइम कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद में ना फेयर ट्रायल मतलब सबके साथ में ना समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई जैसे किसी पर्सन ने क्राइम किया, ठीक है, तो पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का मान लेते हैं लॉयर होता है, गवर्नमेंट का वकील होता है वो, तो उसी तरह से जो क्रिमिनल है, ठीक है, क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं होता है ना कि इसने क्या क्राइम किया या इसी ने मतलब क्राइम किया है, तो इसको भी फिर मौका मिलता है उस पर्सन को भी, तो उनका खुद का भी लॉयर होता है, उसको भी लॉयर हायर करना होता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट जो होती है उसको अपनी तरफ से लॉयर अवेलेबल करवाती है, ठीक है। तो ये फेयर ट्रायल होता है इनका, कि उनके साथ में ना थोड़ा सा बिहेव सही किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। तो आप लोगों ने देखा होगा, देखिए कि पुलिस जो होती है ना उसका क्या रोल होता है। जो भी क्राइम हो जाता है उसके बाद में पुलिस जो होती है ना उस क्राइम की कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। आप लोगों ने पिक्चर्स में, सीरियल में देखा होगा, टीवी में आते हैं ना आजकल की, जैसे मान लेते हैं कोई इंसिडेंस हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, किसी भी तरह का इंसिडेंस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में पुलिस आती है और किस तरह से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम, तो जो भी क्राइम होता है उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन लिखती है और उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड, अब देखिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रिकॉर्डिंग
जो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस, जो भी गवाह होते हैं ना, विटनेस भाई किसके सामने ही है ना, उस टाइम पे जो भी पर्सन होते हैं या किसने इस जो घटना है उसको देखा है ना, तो उन सब के स्टेटमेंट लेते हैं, कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, और अलग अलग तरह के जो एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने इसको देख रखा है पिक्चर के अंदर, सीरियल्स में, कि कैसे पुलिस आती है और क्लूज़ कलेक्ट करती है ना, जिससे कि उस क्राइम के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। उसके बाद में इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, देन दे फाइल ए चार्ज शीट इन द कोर्ट, ठीक है। बट वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट इट डिसाइड बाय द जज एंड नॉट द पुलिस, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई पर्सन जो होता है वो अपनी मान लेता है गलती है ना, तो फिर इसका जो डिसीजन है वो कोर्ट लेता है, ठीक है। पुलिस जो है उसको फोर्सली, जैसे पुलिस का काम क्या होता है, उसको मतलब अरेस्ट करना और उसके बाद में एविडेंस कलेक्ट करना, लेकिन जो पनिशमेंट का और जो उससे सच उगलवाना और इस तरह का जो भी वर्क होता है उसको मतलब मान लेते कोई जो पर्सन है उसने अपनी गिल्टी मान ली है, ठीक है, तो फिर पुलिस जो होती है उसको कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट जो होता है वो अपना डिसीजन दे देता है। फाइनल जो डिसीजन होता है वो डिसाइड करना जज का काम होता है, पुलिस इसमें कुछ नहीं करती है। एज एवरीवन इज सब्जेक्टेड ऑफ लॉ ऑफ लैंड इंक्लूडिंग पुलिस, therefore police investigation always have to conduct it in accordance with the law and full respect of human rights। अब जो भी पुलिस को काम करना होता है ना वो लॉ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। पुलिस जो होती है ना वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर पाती है, उसको उसी तरह से वर्क करना होता है जो उनके लॉ के अंदर लिखा गया है, और ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्सन को टॉर्चर नहीं किया जा सकता ज़बरदस्ती, ठीक है। अगर मान लेते हैं वो इंसिडेंट्स उस व्यक्ति ने किस मतलब पर्पज़ से किया है या उसने किया ही ना हो, वो उसका गलती से शिकार हो जाता है ना, तो इस तरह से जो पुलिस जो होती है ना वो फिर ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए अपना वर्क करती है। अब उसके जैसे मान लेते हैं कोई विटनेस है तो उससे फिर बार बार पूछने जाती है ना, पूछताछ करने, तो उसको भी फिर ह्यूमन राइट्स को देखते हुए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। किसी पर्सन को वो ज़बरदस्ती जाके डरा के और किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं मतलब पूछ सकते। इसके साथ में आर्टिकल देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो 22 है इसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉज गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए कि आर्टिकल जो 22 है वो किससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। हमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं एवरी ह्यूमन एवरी सिटीजन को, ठीक है। तो इसके अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर आर्टिकल जो 22 है उसमें जो है वो किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ गारंटीज दी गई है उसको, वो ये है इम्पोर्टेंट। द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ एन ऑफिस विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, ठीक है। तो जो कोई भी पर्सन जो होता है ना उसको रीज़न बता के अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। कोई भी पर्सन है उसको अरेस्ट कर लेते हैं तो विदाउट किसी को उनको नहीं कर सकते, रीज़न बताना ज़रूरी होता है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट ऑन कस्टडी, जब भी किसी को टॉर्चर मतलब जब से अरेस्ट किया जाता है और उनको कस्टडी में रखा जाता है ना, कस्टडी मतलब पूछताछ के लिए रखना, ठीक है। तो अगर पुलिस पकड़ के किसी को ले जाती है तो उसके साथ में गलत ट्रीट नहीं करना मतलब करना होता उनको, ये अकॉर्डिंग टू लॉ में लिखा है। तो किसी के साथ में जब तक देखिए उसको पकड़ के ले गए लेकिन इसने जो भी क्राइम किया है वो अभी साबित नहीं होता है, और ये सब जो प्रूव करने का जो वर्क होता है वो जजमेंट मतलब जो जज होता है ना उसका होता है, कोर्ट का होता है। तो पुलिस जो होती है ना वो उनको इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकती, वो उनसे पूछताछ कर सकती है एक लेवल के अंदर, ठीक है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एन एविडेंस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड, मतलब कोई जो पर्सन है ना उसको फोर्सली कि आपने ही ये वर्क किया है, आपने ही ये क्राइम किया है, फोर्सली आप उसको नहीं करवा सकते जब तक आपके पास में कोई प्रूफ मतलब अच्छे एविडेंस नहीं है या फिर कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब ज़बरदस्ती उसको हाँ नहीं भरवा सकते कि हाँ मैं नहीं किया, ठीक है। फोर्सली नहीं कर कन्फेशन नहीं करा सकते। ए बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज, 15 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है, एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो उनको ना पूछताछ के लिए इस तरह से बुलाया नहीं जा सकता।
जो वुमेंस और 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको इस तरह से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। उसके बाद में देखिए FIR, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस के पास जब भी कोई इंसिडेंट आता है, पुलिस को कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले पुलिस जो होती है ना, वो FIR लिखती है, ठीक है। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले FIR लिखती है और उसके बाद में जो भी वर्क होता है वो स्टार्ट करती है। पुलिस कैन बिगिन इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम ओनली विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, ठीक है। तो ये FIR के बेस पे ही अपना वर्क करना स्टार्ट करती है। द लॉ स्टेट्स that it compulsory for an officer in charge of police station to register an FIR when person give information about the cognized offense, ठीक है। तो जो भी घटना होती है ना, जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में पुलिस स्टेशन पे उस टाइम जो भी ऑफिसर होते हैं उनको FIR लिखनी ज़रूरी होती है, ठीक है। ऐसे कोई मना नहीं कर सकता कि हम FIR नहीं लिखेंगे। FIR यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस। FIR के अंदर देखिए मेन क्या चीज़ें होती है, डेट की, ये जो भी इंसिडेंट है वो कब हुआ, टाइम, प्लेस, कौन सी जगह पे, डिटेल ऑन ऑफेंस, किस तरह की घटना हुई है ना, किसी के जैसे मान लेते चोरी हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, या जो भी चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी के सारे इंसिडेंट की डिटेल लिखी जाती है। इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, ठीक है, उससे बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो लिख दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट लिखवा रहा है ना उसका नाम और एड्रेस भी लिखा जाता है, जो FIR लिखवाने जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है वो FIR में मेंशन की जाती है। उसके बाद में है कंप्लेंट हैव गोट द लीगल राइट्स टू कीप ए फ्री कॉपी ऑफ FIR फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो जो भी FIR करवाते हैं ना, तो वो एक कॉपी अपने पास लेके जाते हैं, तो वो फ्री एक कॉपी पुलिस स्टेशन में रहती है और एक कॉपी जो होता है कंप्लेन करवाने वाला वो अपने साथ ले जा सकता है। तो ये होता है पुलिस का। तो सबसे पहले अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसके लिए पुलिस जो होती है उसको FIR लिखवाते हैं, पुलिस को कहते हैं कि भाई ये इस तरह की घटना हो गई है, आप इस पर एक्शन लीजिए, तो FIR लिखवाते हैं, ठीक है। FIR लिखने के बाद में जो पुलिस होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, ठीक है। अपना जो भी पुलिस का वर्क होता है उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो ये पुलिस का वर्क हो गया सारा। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मीनिंग ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए पब्लिक का होता है गवर्नमेंट का, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है लॉयर एक तरह से, ठीक है। ए लॉ ऑफिसर वो कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्टेट मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की तरफ का जो भी लॉयर होता है, एक लॉ ऑफिसर जो होता है वो, और या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको मतलब गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है ना उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशंस, ठीक है, केयरिंग द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन। तो प्रोसिक्यूशंस का मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट में वर्क करना, या जो भी प्रोसीजर होता है ना, जैसे मान लेते हैं वकील जो होता है, लॉयर जो होता है ना, वो अपना जो भी प्रोसीजर स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोसीजंस, ठीक है, कोर्ट के अंदर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है इसका क्या रोल होता है। इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, स्टेट की तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे मान लेते पुलिस ने मतलब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो वो फिर गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है ना वो इसको केस को कोर्ट में रखता है, ठीक है। The role of the public prosecutor being once the police and conduct the investigation and filed the charge sheet in the court। और जो पुलिस, देखिए पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है ना उसको एक फाइल बना लेती है, ठीक है, उसको चार्जशीट बोलते हैं। उस चार्जशीट को फिर जज के सामने कोर्ट में पेश किया जाता है, और ये जो कोर्ट में जज के सामने रखने का जो काम होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट का जो वकील होता है ना, सरकारी वकील, उसका काम होता है, ठीक है। ही मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशंस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो क्राइम जो करने वाला पर्सन होता है क्रिमिनल, ठीक है, और एक होता है जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वाले, या फिर अगर किसी ने इसके अपोजिशन में जो FIR लिखाई है उनका लॉयर है ना, इसलिए। तो ये जो अपोजिशन वाला होता है ना ये वर्क करना स्टार्ट करता है।
He is expected to act impartially and present the full of material fact, witness and evidence before the court. ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जो भी एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, जो भी गवाह हैं, विटनेस है, जो भी उनके पास में क्लूज़ मिले हैं, सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट में रखे जाते हैं, जज जो होते हैं ना, जज उनके सामने, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज? अब जज जो होते हैं उसके क्या रोल होते हैं? जजमेंट करने का ही होता है मेन काम। द जज हियर्स ऑल द विटनेस। जज जो होता है वो सारे जो विटनेस होते हैं, सारे जो गवाह होते हैं उनको सुनता है। एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशंस एंड डिफेंस। तो जो भी प्रोसिक्यूशंस, ठीक है, और जो डिफेंस, डिफेंस कौन होता है? अभी हमने देखा था जो क्रिमिनल है, ठीक है, जो भी क्रिमिनल है उसका जो लॉयर होता है उसको बोलते हैं डिफेंस लॉयर, ठीक है। तो ये जो सारी घटनाएं होती है कि सारे एविडेंस को चेक करना, सारे जो विटनेस होते हैं उनको सुनना, ये सारा का सारा जो काम होता है वो जज का होता है। देखिए आप लोगों ने टीवी सीरियल्स, पिक्चर्स वगैरह में देख रखा होगा कि किस तरह से जैसे यहाँ पे एक जना और यहाँ पे जज, ठीक है, ये बैठे रहते हैं। यहाँ पे पब्लिक, एक जिसे मान लेते हैं ये डिफेंस लॉयर और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे वो क्रिमिनल को खड़ा करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे विटनेस आते हैं, वो अपनी गवाही देते हैं और सारा प्रोसीजर चलता रहता है। और लास्ट में जो जज है उसके सामने यहाँ पे कुछ एविडेंस वगैरह भी दिए जाते हैं, उसके बाद में फाइनल डिसीजन सुना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसीजर आप लोगों ने देखा है, यही सेम इसमें बताया हुआ है। द जज डिसाइड वट एवर द अक्यूज्ड person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and according with the law। तो जज जो होता है ना, फिर वो डिसीजन लेते हैं कि डिसाइड करते हैं कि क्या मतलब सही किया है, क्या उस पर्सन ने अपराध किया है, ठीक है। तो जो भी लॉ के अकॉर्डिंग जो सही होता है, सुटेबल होता है, वो उस तरह का जजमेंट देते हैं। इफ़ द अक्यूज्ड ऑफ कन्विक्टेड, द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस विच कैन बी सेंडिंग द पर्सन टू जेल और इम्पोजिंग ए हैवी फाइन। तो अगर इस तरह की घटना अगर मान लेते फेवर में होता है कि इस पर्सन ने अपराध किया है, गलती की है या फिर कोई क्राइम किया है, तो उसको जेल में भेज देते हैं, या फिर जो है उसको जेल और एक बहुत बड़ा फ़ाइन, ठीक है, मतलब जैसे उस पर फ़ाइन भी लगा देते हैं और जेल भी, दोनों में से एक कर देते हैं। और जो सूटेबल होता है लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी उस क्राइम की जो भी पनिशमेंट होती है, जो भी सज़ा होती है ना, उसको दे दी जाती है, ठीक है, सुना देते हैं जज साहब। व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल? देखिए फेयर ट्रायल का क्या मतलब होता है, स्पेशल ड्रामा आया था अभी ऊपर, वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो गारंटी देता है राइट टू लाइफ, किसकी? जीने की, ठीक है। कि हमारे यहाँ पे जो भी पर्सन है, हमारे जो भी सिटीज़न है, वो सबको राइट टू लाइफ है, किसके? आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जीने की स्वतंत्रता है, जी सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। विच स्टेट दैट द पर्सनस लाइफ, किसी भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली द फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीड्यूर। कि कोई जो पर्सन जो होता है ना, उसकी मतलब उसकी जीने की जो स्वतंत्रता होती है ना, उस फ्रीडम जो होती है उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अपहेल्ड, ठीक है। तो ये जो फेयर ट्रायल है ना, ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग दिया गया है। एवरी सिटीजन irrespective of his class, caste, gender, religious and ideological background should get a fair trial when accused। कोई भी पर्सन, देखिए अगर उसको अरेस्ट किया जा सकता, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, किसी भी तरह की चीज़ को लेके उसके साथ में भेदभाव नहीं होगा, उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे एक मतलब नॉर्मल पर्सन को किया जाता है, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं कि उसका जो क्राइम होता है वो साबित हो जाता है, उसके बाद उसको जैसे जेल में डाल देते हैं, फिर उसके साथ में अलग कैदियों वाला व्यवहार किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ए जज कैन नॉट जम्प टू द कंक्लूजन इंस्टेंट ही वी हैव रिमेन इम्पीरियल एंड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कि कोई भी पर्सन ऐसे, जैसे मान लेते हैं किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में उसको क्रिमिनल डिसाइड कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पूरी प्रोसीजर होती है और एवरी जो पर्सन है वो अपने लिए लॉयर रखवा सकता है, अपना प्रोटेक्शन कर सकता है, और अपने आप को अगर उसने गलती नहीं की है तो प्रूफ करने का उसको पूरा का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि कोई भी पर्सन है उसको
लॉयर हायर करने का और अपने फेवर में कुछ बोलने का, ये सारी की सारी लिबर्टी होती है। ज़बरदस्ती फोर्सली जो है वो किसी को क्रिमिनल नहीं बनाया जा सकता। द रूल ऑफ लॉ सेज एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि सारे जो पर्सन होते हैं वो कानून के समक्ष समान होते हैं। वुड नॉट मेक सच मच मीन्स ऑफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सारे जो पर्सन है उनको फेयर ट्रायल, ठीक है, तो सभी तरह के मौके दिए हैं। यही है कि सभी जो लोग हैं उनको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिले। अगर उस पर्सन ने अगर क्राइम किया है और उसके अपोजिशन में सारे के सारे एविडेंस है, विटनेस है, क्लूज़ है, या किसी भी तरह से अगर वो अपराधी साबित होता है तो फिर उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।